Hi, I hope the last video helped you in the revision of section number 223, section number 224, and section number 225. Now, in this video, we are covering section number 226, section number 227, and section number 229. So, without wasting any time, let's get started. The subject RCD requires a thorough understanding of each and every provision. And in order to impart that understanding, I am taking regular lectures of RCD, and the enrollment for December 2023 examinations are now open. So if you are looking for classes providing 100% coverage of the module along with retention and recalling techniques and in-depth coverage of each and every provision, please enroll by filling the Google form provided in the description of this video. Starting with section number 226, section number 226 talks about voluntary winding up of company not to stop investigation. अब इसके अंदर क्या लिखा है कि एक इन्वेस्टिगेशन जो कि इनिशिएट करा गया है वो स्टॉप नहीं होगा, वो सस्पेंड नहीं होगा, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन नंबर 241 यानी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के सेक्शन के अंदर किसी ने भी अगर एप्लीकेशन दे दी तो क्या इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगी या सस्पेंड हो जाएगी? द आंसर इज नो. सेकंड ये हो सकता है कि कंपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए एसआर पास कर ले वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए, तो क्या उससे इन्वेस्टिगेशन पे कोई असर पड़ेगा? द आंसर इज नो, कोई असर नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन वैसे ही चलती रहेगी. और लास्ट में एनी अदर प्रोसीडिंग फॉर बाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल, या कोई और प्रोसीडिंग बाइंडिंग अप की अगेंस्ट द कंपनीज पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल. तो कोई और प्रोसीडिंग ऑफ बाइंडिंग अप का मतलब ये है कि और भी कई सारे केसेस हो सकते हैं जहां पे कंपनी के अगेंस्ट बाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करा जा सकता है, जैसे एक जस्ट एंड इक्विटेबल हो गया. फिर उसके बाद में एक और होता है कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कुछ भी कर रही है कंपनी, तो जो भी केसेस 271 272 वहां जो भी प्रोविजन है बाइंडिंग अप के उसमें मेंशन है, अगर उसके अंदर भी कंपनी के अगेंस्ट बाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है बिफोर द ट्रिब्यूनल, तो उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन जो है वो वैसे ही चलती रहेगी. अब इसमें ये बोला है कि जहां पर भी बाइंडिंग अप ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने पास कर दिया, उस केस में इंस्पेक्टर जो है वो इन्फॉर्म करेगा ट्रिब्यूनल को अबाउट द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो इंस्पेक्टर की ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म करे ट्रिब्यूनल को कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेंडिंग है इस कंपनी के अगेंस्ट. एंड लास्ट में उन्होंने बोला कि ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप शेल नॉट एब्सॉल्व एनी डायरेक्टर और एम्प्लॉय फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इन्वेस्टिगेशन और ऑफ एनी लाइबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग बाय द इंस्पेक्टर. तो ये वाला प्रोविजन इसलिए रखा है कि वाइंडिंग अप के बाद में डायरेक्टर और एम्प्लॉय ठेंगा ना दिखाने लग जाए इंस्पेक्टर को कि अब तुझसे जो बनता है तू कर ले, कंपनी तो वाइंड अप हो रही है, अब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, हम तो कोई जवाब भी नहीं देंगे, हमारी कोई ड्यूटी भी नहीं है. इससे बचाने के लिए उन्होंने वाला प्रोविजन रखा कि डायरेक्टर और एम्प्लॉय वाइंडिंग अप के कारण बच नहीं सकते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन में उसी तरीके से पार्टिसिपेट करना है, इंस्पेक्टर को पूरा प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करना है. और अगर इंस्पेक्टर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी, उसके बेसिस पे उसको पता चला कि डायरेक्टर या एम्प्लॉय की कोई भी लाइबिलिटी बनती है, तो फिर डायरेक्टर और एम्प्लॉय को वो लाइबिलिटी भी अपनी जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी. तो वो जो उनकी लाइबिलिटी है वो वैसी रहेगी, पार्टिसिपेशन भी उनको इन्वेस्टिगेशन में करना ही करना है, बाइंडिंग अप के ऑर्डर से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 226 के अंदर की वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी नॉट टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन. इस पे भी केस स्टडी आ सकती है, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन. कमिंग टू सेक्शन नंबर 227 में ये बोला है कि लीगल एडवाइजर्स और बैंकर्स जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं है. अब किस इंफॉर्मेशन की बात करिए तो इसमें बोला है कि ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी या इंस्पेक्टर जो है शेल नॉट रिक्वायर एनी डिस्क्लोजर by a legal advisor of any privileged communication except the name and address of his client. तो legal advisor को आप privileged communication disclose करने के लिए force नहीं कर सकते, उसको ये नहीं बोल सकते कि privileged communication भी आपको disclose करनी पड़ेगी, नहीं. हाँ, name और address जो है client का वो आप उसको disclose करने के लिए बोल सकते हो, और वो उसको करना भी पड़ेगा. That person is bound to disclose the name and address of the client. Second, by the bankers of any company, body corporate or other person of any information as to the affairs of any of their customers other than such company, body corporate or person. इसका मतलब कि दूसरे कस्टमर्स जो है आपको उनकी जानकारी नहीं मिलेगी, जो भी कंसर्न कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है या कंसर्न पर्सन है, उसकी जानकारी आप बैंकर से ले सकते हो, लेकिन उसके इन तीनों के अलावा जो भी कस्टमर्स हैं बैंक के, उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करने के लिए बैंक जो है वो बाउंड नहीं है. तो ये 227 में आपको याद रखना है. इस पे भी केस स्टडी आ सकती है. केस स्टडी इस तरीके से आ सकती है कि लीगल एडवाइजर या बैंकर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला गया और उसने वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दी, तो क्या उसने सही करा या सही नहीं करा, तो वेदर द एक्शन इज करेक्ट और नॉट. तो ये आपको याद रखना है. 227 की मदद से आपको जो है इसका आंसर करना है कि अगर वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है जो लीगल एडवाइजर को डिस्क्लोज करने के लिए बोली गई और लीगल एडवाइजर ने वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से मना कर दिया, तो उसने बिल्कुल सही करा. अगर नेम और एड्रेस देने से उसने मना करा है तो वो चीज गलत है. और बैंकर के केस में कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन जो भी कंसर्न पर्सन है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो देने से उन्होंने मना करा तो उन्होंने गलत करा, लेकिन किसी और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को देने से अगर उन्होंने मना कर दिया तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही करा है अंडर सेक्शन नंबर 227. तो ये सब आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 227 में. कमिंग टू सेक्शन नंबर 229, सेक्शन नंबर 229 बोलता है पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट.
तो इसमें ये बोला है कि पर्सन जिसको कि रिक्वायर्ड है टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन या मेक अ स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, या ऑफिसर या अदर एम्प्लॉय कंपनियां बॉडी कॉर्पोरेट का जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर वो डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट, फॉल्सिफाई, कंसील, टेम्पर या अनऑथराइजली रिमूव करते हैं या पार्टी है टू एनी ऑफ सच एक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट जो कि रिलेटेड है टू द प्रॉपर्टी, असेट्स या अफेयर्स ऑफ द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर मेक्स फॉल्स एंट्री और पार्टी टू इट इन एनी डॉक्यूमेंट, या प्रोवाइड्स फॉल्स एक्सप्लेनेशन और विच ही नोस टू बी फॉल्स, यानी या तो फॉल्स एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो या आप ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो जो कि आपको पता है कि फॉल्स है, तो उस केस में उनको पनिशमेंट जो है वो मिलेगा फ्रॉड के लिए अंडर सेक्शन नंबर 447। तो क्या बोला इसके अंदर, कोई भी पर्सन जिसको कोई एक्सप्लेनेशन देना है या कोई स्टेटमेंट देना है, अच्छा वो आपको याद रखना कि स्टेटमेंट वाले केस में हमने तीनों चीजें कवर करी है, इंस्पेक्शन भी, इंक्वायरी भी और इन्वेस्टिगेशन भी, या कोई भी ऑफिसर या अदर एम्प्लॉय कंपनियां बॉडी कॉर्पोरेट का जिनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर वो डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट, फॉल्सिफाई, कंसील, टेम्पर या अनऑथराइजली रिमूव करते हैं या पार्टी है टू एनी ऑफ सच एक्ट्स, किस चीज को लेकर के, किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर के जो कंपनी की प्रॉपर्टी, असेट्स या अफेयर्स से रिलेटेड है, या फिर कोई फॉल्स एंट्री करते हैं या पार्टी है टू इट इन एनी सच डॉक्यूमेंट, या प्रोवाइड्स फॉल्स एक्सप्लेनेशन या जो आपको पता है कि फॉल्स है, तो पनिशेबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन नंबर 447। तो पनिशमेंट कौन से सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन नंबर 447 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 229 में। I hope this video helped you in recalling the provision and get better understanding of the provisions discussed. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.